पिछले लेक्चर में हमने जो पहला लेक्चर इसका किया था नक्स भूमिका का, उसमें हमने समझा था एक नक्स भूमिका का पर्सनालिटी टाइप बनाया था हमने अपने दिमाग में। एक समझा था कि नक्स भूमिका की पर्सनालिटी मिलेगी तो फिजिकल प्लेन पे वो कैसे मिल सकती है, मेंटल एस्पेक्ट में उसके डिस्पोजिशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसे हो सकती है और क्या स्टेजेस होते हैं उसकी पर्सनालिटी के बिल्डअप में। माइल्ड टाइप का नक्स कैसे होता है और वही बहुत आगे जाके वायलेंट कैरेक्टर में भी नक्स कैसे होता है। एक बेसिक चीज हमने समझी नक्स पर्सनैलिटी के बारे में। और उससे ही रिलेटेड हमने एक चीज और समझी थी कि नक्स पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट्स में और अल्कोहल के कंजम्पशन में बहुत ज्यादा लीन रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको डिस्कस किया था कि उसकी पर्सनैलिटी का जो बिल्डअप है वो ऐसा है कि उसको इंडल्ज करने में मजबूर कर देता है उस चीज के लिए। उसी चीज का एक एस्पेक्ट थोड़ा सा छूट गया था जिसको आज हम डिस्कस करेंगे पहले। उस एस्पेक्ट को हम कहते हैं कि डिबाउचर्स या ड्रग्ड सब्जेक्ट्स जो हम बोलते हैं नक्स में, कि डिबाउचरी में नक्स डिबाउचर्स की रेमेडी होती है और ड्रग्ड सब्जेक्ट जो बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स करते हैं उसमें ये रेमेडी दी जाती है। अब इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझो। जब यहाँ पर अब बहुत लोग, अभी बीच में एक दो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी आया था कि हम क्या अल्कोहलिक में दे सकते हैं या किस में दे सकते हैं या कैसे दे सकते हैं और हम कैसे क्या देख के देंगे, ये सब क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में, तो इसलिए इसको थोड़ा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले डिबाउचरी जो होती है ना, डिबाउचर्स या डिबाउचरी जो वर्ड यूज होता है, डिबाउचरी इज यूज्ड फॉर नॉट ओनली, बहुत लोग डिबाउचरी को सिर्फ सेक्सुअल एस्पेक्ट में देखते हैं कि एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी या उस तरीके का माइंड प्रोसेस या थॉट प्रोसेस। पर ऐसा नहीं है। डिबाउचरी इज एक्सेसिव इंडल्जेंस इन आइदर सेक्स, आइदर अल्कोहल और ड्रग्स। किसी भी चीज में एक्सेसिव एक्सेसिव इंडल्जेंस होगा अगर, और उसकी लाइफ उन इंडल्जेंस से गवर्न करी जाएगी, तो उसको डिबाउचर कहते हैं, डिबाउचरी कहते हैं, सॉरी। और सेक्स, अल्कोहल और ड्रग्स ऐसा है ना कि ये थोड़ा इंटर रिलेटेड है। जनरली एक साथ ऐसी पर्सनैलिटी मिलती है जो इन सब चीजों को एक साथ आप देखेंगे उस पर्सनैलिटी में। इसलिए इसको डिबाउचर्स वर्ड को ऐसे यूज किया गया है। जब एलन की नोट्स में लिखा गया है कि डिबाउचर्स ऑफ अ थिन इरिटेबल नर्वस डिस्पोजिशन, तो डिबाउचर से यहाँ यही मतलब है कि वो लोग जो एक्सेसिव इंटेलिजेंस रखते हैं सेक्स में, अल्कोहल में या ड्रग्स में, और ऐसे ही अलग 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 जगह पे इसी डिबाउचरी से रिलेटेड, इसी ड्रग्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड इंडिकेशन दिए हुए हैं एलन की नोट में, अगर आप पढ़ेंगे। जैसे कि ये हाइपोकॉन्ड्रियाक लिटरेरी स्टूडेंट्स वाली जो लाइन लिखी हुई है, इसमें भी एंड में लिखा हुआ है स्पेशली इन ड्रंकर्ड्स। खासकर ये ऐसी पर्सनैलिटी हाइपोकॉन्ड्रियाक टाइप की जिसमें गैस्ट्रिक और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स हो रही हैं, जीआईटी रिलेटेड ट्रबल हो रही हैं, जो कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, और खासकर अगर उनकी आदत है ड्रिंकिंग की, लिकर की, और ड्रंकर्ड्स हैं वो, तो ऐसे लोगों में ज्यादा अच्छी काम करेगी नक्स भूमिका। ऐसे ही बैड इफेक्ट्स वाला जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो एलन की नोट्स में, तो उसमें भी लिखा हुआ है टोबैको, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट से बैड इफेक्ट है। आगे एक और चीज लिखी हुई है एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन। ये पेटेंट मेडिसिन, नॉस्ट्रम्स, ये सब है ना, ये जो क्वैक लोग जो देते हैं ना, इधर उधर की जड़ी बूटी खिला दी, ये खिला दी, छोटी सी बीमारी हुई, बाहर गए, 10 लोगों से 10 तरीके से दवाई ली और 10 खा ली। ये वैसी बातें हो रही है यहाँ पर, उस तरीके की पर्सनैलिटी की बात हो रही है। क्योंकि अब देखो ओवर सेंसिटिवनेस इतनी है नक्स पेशेंट में कि वो सह नहीं सकता। ओवर सेंसिटिवनेस से इसकी थीम है, ओवर सेंसिटिवनेस इसकी इतनी है कि अब वो सेक्सुअल एस्पेक्ट में आपको ओवर सेंसिटिवनेस कैसे मिलेगी? सेक्सुअल एस्पेक्ट में दो तरीके से मिलेगी। एक, नक्स पेशेंट इज इजिली सेक्सुअली अराउज्ड। आप क्लार्क मटीरिया मेडिका में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ओवर सेंसिटिवनेस है ना उसकी, वो इस लेवल पे है कि वो इजिली अराउज्ड भी हो जाता है सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए। और सेम चीज गोज विद कि अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट करता है या वो सेक्सुअल हरकतों में इंडल्जेंस करता है जैसे कि मास्टरबेशन, तो उसी ओवर सेंसिटिवनेस वहां पर भी उसको भारी पड़ती है और वो उतना ही इजिली डेबिलिटेट हो जाता है, उतना ही इजिली उससे बैड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है उसके साथ। और यही चीज अगर आप देखेंगे तो सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा यही चीज इसके साथ अल्कोहल के साथ भी है, यही चीज ड्रग के साथ भी है। अब अल्कोहलिक है, ड्रंकर्ड है, इंडल्ज करना चाहता है, चाहत है, पर पीते ही दिक्कत भी है, परेशानी भी है। ड्रग्स अलग अलग तरीके से ये लेना चाहता है क्योंकि ओवर सेंसिटिव, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसकी दवाई उसकी दवाई, ये ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ, 1000 तरीके की दवाई खा के आपके पास आ रहा है।
क्यों खा के आ रहा है? क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं है उसको वो चीज, ओवर सेंसिटिवनेस इतनी हाइपर है उसके अंदर, और खाने के बाद क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही है। तो ऐसी पर्सनैलिटी में हमें नक्स सोचनी ही सोचनी है एक बार। देखो लिखा है एक और सिम्टम है ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, इसमें सल्फर और वेराट्रम भी दी हुई है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इन पर्सन्स हु हैव टेकन परगेटिव्स ऑल देयर लाइव्स, पूरी जिंदगी भर से परगेटिव्स लेते आ रहे हैं इस बीमारी के लिए और अभी तक आराम नहीं मिला हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग में आप नक्स दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। वन ऑफ, और इस चीज को, इस पूरे ड्रग्ड सब्जेक्ट्स के फिनोमेना को समझाने के लिए जो एलन ने डिस्क्राइब करने के लिए लाइन यूज करी है, क्योंकि हम एलन की नोट्स पे थोड़ा फोकस करके चल रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। The best remedies with which to commence treatment of cases that have been drugged by mixtures, bitter, vegetable pills, nostrums, quack remedies, especially aromatic or hot medicines, but only if symptoms correspond. अब यहां आता है ये कैच नक्स वोमिका में, ये चीज, ये लाइन जो भूल गया नक्स वोमिका में और बाकी ऊपर का सब तुमने याद रखा जो इस पेज में लिखा है, तो तुम्हारी प्रिस्क्राइबिंग गलत हो जाएगी, ये याद रखना। बट ओनली इफ सिम्टम्स करस्पॉन्ड, ये क्यों, ये अगर नक्स में देखोगे इटैलिक्स में लिखा हुआ है शायद, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी दी गई है यहाँ पर, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके। इस चीज को याद रखना, इस लाइन को याद रखना। ये ड्रग्ड सब्जेक्ट जो है, ये जो ड्रग सब्जेक्ट ले रहा है, ये आपका डिबाउचरी कर रहा है या ये इसमें इंडल्जेंस रख रहा है, तो इसके इंडल्जेंस की वजह से इसमें परेशानियां क्या क्या आ रही हैं, उन परेशानियों को समझाने के लिए मैंने ये रेपर्टराइज करके थोड़ा रूब्रिक्स के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी। और जो सेकंड ईयर वाले हैं उनको मैंने बता दिया है कि रूब्रिक्स की बेसिक मीनिंग वो क्या समझेंगे, तो उस तरीके से समझ के चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जनरल डिबाउच आफ्टर अ डिबाउच एग्रीवेशन, मतलब डिबाउचरी के बाद, डिबाउचरी का मीनिंग आपने पीछे पढ़ा, उसके बाद अगर एग्रीवेशन होता है तो नक्स वोमिका इज टॉप रेमेडी। उसके साथ लेकिन और भी रेमेडीज हैं, कार्बोवेज है, एंटीमोनियम क्रूड है, एग्नेस है, ब्राइनिया है। अब ये सब चीजें याद रखिएगा कि और भी रेमेडी मिल रही हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ के चलिए। यहाँ आफ्टर खांसी आ रही है, एक्सट्रीम खांसी आ रही है, हिस्ट्री में क्या मिल रहा है? एक्सेसिव इंडल्जेंस इन अल्कोहल, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन ड्रग, excessive indulgence in sexual activity. After that, cough is coming. Think of nux vomica. Think of staph also. देखिए एक ग्रेड में staph में भी प्रेजेंट है, सिर्फ 2 रेमेडीज दिख रही है जिसमें ये प्रेजेंट है। डायरिया, डायरिया है पेशेंट को, हिस्ट्री में क्या मिल रहा है? वही एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन ड्रग्स, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन अल्कोहल, और उसके बाद परेशानी क्या हो रही है? डायरिया हो रहा है। खासकर जीआई ट्रबल्स में, खासकर इसको नोट कर लीजिए, जीआई ट्रबल्स आ रही हैं और पीछे बैकग्राउंड डिबाउचरी का है, तो नक्स इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। ऐसे ही इंडाइजेशन में आगे लिखा हुआ है, ऐसे ही आई इकाइमोसिस में लिखा हुआ है नक्स के बारे में। तो इस डिबाउचरी आफ्टर, ये मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, ये डिबाउचरी आफ्टर एलिमेंट्स में ना नक्स देखिए हर जगह कवर कर, एक ऐसी अकेली दवाई है जो हर रूब्रिक को कवर कर रही है, हर सिम्टम को कवर कर रही है। नो डाउट कार्बोवेज भी है, एंटीमोनियम क्रूड भी है, पर नक्स इज कवरिंग एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। इसी में अगर आप आगे देखेंगे, यहां हमने डिबाउचरी की बात कर ली, अब हम आते हैं ड्रग सब्जेक्ट की बात करते हैं, उससे रिलेटेड बात करते हैं। सर में दर्द, हेड पेन, ड्रग्स आफ्टर अब्यूज ऑफ नक्स वोमिका। स्टमक में इनडाइजेशन, अब्यूज ऑफ ड्रग्स आफ्टर नक्स वोमिका। रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन, देखिए खासकर जीआई ट्रबल्स में कितना अच्छा एक्शन है, टॉप ग्रेड में रेमेडी है वहां पर, ड्रग्स आफ्टर अब्यूज ऑफ नक्स वोमिका। डायरिया, नक्स, ये सिंगल रेमेडी है नक्स वोमिका। अगर डायरिया हो रहा है, बहुत सारे ड्रग्स का अब्यूज है पीछे और उल्टी सीधी दवाइयां खा रखी हैं और अभी डायरिया से पीड़ित है, नक्स इज सिंगल रेमेडी इन रेपर्टरी। ऐसे ही स्लीपलेसनेस है, कन्वर्जन है, जनरल अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन में भी नक्स टॉप ग्रेड रेमेडी। एलोपैथिक मेडिसिन, ये रूब्रिक है देखिए, जनरल मेडिसिन, एलोपैथिक अब्यूज ऑफ, इसमें भी नक्स टॉप ग्रेड रेमेडी है। और इससे थोड़ा आसपास जो आती है वो है ओपियम और बेलाडोना। तो ये बेसिक एक हमें केस टेकिंग के दौरान चीजें याद रखनी है। अगर पास्ट हिस्ट्री में आपको डिबाउचरी, पहली चीज डिबाउचरी, डिबाउचरी के 3 एस्पेक्ट आपको पता है, सेक्सुअल एस्पेक्ट, अल्कोहलिक एस्पेक्ट एंड ड्रग्स वाला एस्पेक्ट। दूसरा एक्सेसिव ड्रग्ड सब्जेक्ट, ये दोनों पीछे मिले, पास्ट में मिले,
आपके पास अभी क्या लेके आ रहा है, ये परेशानियां लेके आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेडेक, कन्वर्जन या जनरल कोई परेशानी लेके आ रहा है जो नक्स को करस्पॉन्ड कर रही है, तो थिंक ऑफ नक्स वोमिका, थिंक, और याद रखो कि उसके रिलेशन में भी कुछ रेमेडीज हैं। अब क्यों नक्स वोमिका ही सोचनी चाहिए या नक्स वोमिका का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके पीछे भी एक रीजन और वो फैक्ट है और वो जानना बहुत जरूरी है, जो कि ईबी नैश, डॉक्टर ईबी नैश ने एक कॉशन की तरह हमें बताया हुआ है। उन्होंने भी अपनी मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है कि इतने इतने इतने, इतने इन सब्सटेंसेस से लेने से दिक्कत होती है, पर उन्होंने दो बातें, दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं और जो रिलेट करते हैं हमारी इस लास्ट लाइन से, बट ओनली इफ सिम्टम्स करस्पॉन्ड। आधी नक्स देने वाले लोग नक्स गलत दे देते हैं इसी चीज को भूल के, और वो चीज यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है, द फैक्ट इज दैट इट विल बेनिफिट दोज केसेस इन विच द यूज ऑफ ड्रग्स, aromatic pills, etc., has brought about a condition that stimulates the symptoms produced in the proving of nux vomica, or in the cases to which it is homeopathic and no others. ये समझाना चाह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि नक्स ये एक फैक्ट है, ये एक हाइपोथेसिस नहीं है, ये एक फैक्ट है कि नक्स उसी पेशेंट में काम करेगी जिसमें आपको हिस्ट्री में ये दोनों चीजें तो मिल रही हैं, पर इन दोनों चीजों की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिम्टम नक्स से मिल रहे हैं, वो सिम्टमेटोलॉजी नक्स से मिल रही है, वो टोटलिटी नक्स को दिखा रही है, तो ही नक्स देनी है। इस चीज को अपने दिमाग में बांध के रख लीजिए कि नक्स इसलिए नहीं देनी है क्योंकि सिर्फ ये है बैकग्राउंड में और टोटलिटी और दिखा रही है, क्योंकि हमने दिखाया पीछे कि हमने ओपियम भी देखी है, बेलेडोना भी देखी है, कार्बोवेज भी देखी है, एंटीमिनम क्रूड भी देखी है ऐसी चीजों में, लेकिन आपको नक्स कब सोचनी है, जब वो होम्योपैथिक इन यूज हो। होम्योपैथिक इन यूज का मतलब होता है टोटलिटी नक्स से मिल रही हो, सिम्टम्स नक्स से मिल रहे हो, बैकग्राउंड के साथ साथ सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट खोलोगे एक को छोड़ोगे तो खत्म, प्रिस्क्रिप्शन गलत। और इस फैक्ट को याद करते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जो कि अपनी इस सिम्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो क्या बात कही है? अनदर फैक्ट इज दैट थिंग्स ऑफन डू प्रोड्यूस सच अ कंडीशन एंड दैट इज वन रीजन व्हाई सो मेनी फिजिशियंस आर इनवेरिएबली प्रिस्क्राइबिंग नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इतनी ज्यादा दी इसलिए जाती है इन चीजों में क्योंकि ये देखा गया है कि अगर ऐसी डिबाउचरी करके पेशेंट आता है, ऐसा इंडल्जेंस ड्रग सब्जेक्ट लेके पेशेंट आ रहा है, तो नक्स के सिम्टम प्रोड्यूस होते ही दिखते हैं मैक्सिमम केस। दैट इज द रीजन व्हाई नक्स इज गिवन सो ऑफन। तो ये बैकग्राउंड में है, आपको नक्स के सिम्टम मिल रहे हैं, बेशक नक्स दीजिए। ये बैकग्राउंड में है, पर सिम्टम कार्बोवेज का है, सिम्टम बेलेडोना का है, तो याद करिए कि ये बेलेडोना, ओपीएम, कार्बोवेज, एंटीमोनियम क्रूड ये भी आ सकती है। दिमाग को सिर्फ नक्स के ऊपर बांध के आगे मत बढ़िए, आप प्रिजुडाइज्ड हो जाएंगे और आप गलत हो जाएंगे। एंड में इसने साफ साफ कहा है, नक्स वोमिका विल नाइदर एंटीडोट, ना वो एंटीडोट करेगी द इफेक्ट ऑफ द ड्रग पॉइजन, नॉर क्योर द डिजीज का, ना ही वो क्योर करेगी, अनलेस इट इज होम्योपैथिकली इंडिकेटेड। जब तक वो होम्योपैथिकली इंडिकेटेड, एंड होम्योपैथिकली इंडिकेटेड का मतलब सिर्फ एक होता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं मैच कर रहा है और आप सिर्फ इस फैक्टर के दे रहे हो, तो प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं है, सही बेस नहीं है, सही बैकग्राउंड पे नहीं है, सही रूल्स एंड रेगुलेशन पे नहीं है। ऑर्गेनॉन की भाषा में बोला जाए तो इट इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन दैट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथी। वो गलत तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हो, अनहोम्योपैथिक वे है वो प्रिस्क्राइब करने। इस चीज को याद करके समझ के बहुत इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग में रख के चलना है कि बैकग्राउंड भी याद रखना है, इफेक्ट्स भी याद रखने हैं। दोनों को मैच करोगे, दोनों के साथ मैच करके दोगे, प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रांग होगा। दोनों को मैच करके नहीं दोगे, प्रिस्क्रिप्शन वीक होगा। अब एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं मैं यहाँ पर कि आप लोग को मैंने एक आर्टिकल भेजा था, आप लोग को एक आर्टिकल भेजा था, उसको आपको पढ़ने को बोला था, वो आपने पढ़ लिया है, अभी हमने पूछा। अब एक चीज बताओ, मैंने जब शुरुआत में नक्स पढ़ाना स्टार्ट करी थी तो मैंने एक ट्राइंगल भेजा था, इसमें हमने बोला था कि पहले हम एक एस्पेक्ट, एक पूरी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट, एक उस एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। सेकंड में मैंने बोला था हम जीनियस या हम बोलते हैं जो कीनोट ऑफ द रेमेडी उसको कवर करेंगे।
तो ये कीनोट ऑफ द रेमेडी या जीनियस ऑफ द रेमेडी से मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? कोई इसको आंसर करेगा कि व्हाट इज द जीनियस ऑफ द रेमेडी, व्हाट इज कीनोट ऑफ द रेमेडी? इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? आप लोग इतने दिन से एलन की नोट्स पढ़ के आ रहे हो, एलन की नोट्स सुनते आ रहे हो, रेड लाइन सिम्टम, की नोट सिम्टम, जीनियस ऑफ द रेमेडी बोनिंगसन का सुने होगे, बोगर का सुने होगे। 1000 बार ये शब्द आपके सामने बोले जाते हैं टीचर्स के द्वारा, 1000 बार आप इन शब्द को खुद भी यूज करते हैं, पर इसका मतलब क्या हुआ, इसको कोई बताएगा? चलो, कीनोट और इसका मतलब नहीं पता तो तुम ये बताओ कि कौन सा ऐसा सिम्टम है या कौन सा ऐसा पैथोलॉजी है नक्स की, या कैसा पैथोजेनेसिस है नक्स की जो बहुत सारे सिम्टम को कनेक्ट करता हो नक्स से, या मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्टम्स जो नक्स के आते हैं वो इस एक बेसिक बैकग्राउंड की वजह से आते हैं फिजिकल प्लेन पे। कोई इसको बताएगा? अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे और मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा तो आप इस चीज को समझोगे नहीं। जो भी आ रहा है आपके दिमाग में, जो भी समझ में आ रहा है उसको बोलो, बोलोगे नहीं तो दिक्कत होगी। सर शुभम, ओवर सेंसिटिवनेस मे बी। ओवर सेंसिटिवनेस, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। तो हमने आंसर चैट में भेजा है, नर्वस सिस्टम, बहुत अच्छा आंसर, बहुत सही आंसर दोनों का ही। अब ये बताओ कि अब एक चीज पे आते हैं हम लोग। चलो, तुम लोग ने आंसर बहुत अच्छे दिए हैं, एक चीज पे हम आते हैं इसके आगे आके। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के बारे में जानते हो? फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, हम लोग को पढ़ाया जाता है कि सोर्सेज आते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं सोर्सेज, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया के बारे में जानते हैं? सोर्सेज किसको बोलते हैं हम? सब ने पढ़ा है ये टॉपिक एग्जाम के लिए। और सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, चलो ये बताओ। बेसिक 2 डिवीजन होता है सोर्सेज का, वो कौन सा डिवीजन होता है? अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे, इन सोर्सेज के एस्पेक्ट को नहीं समझोगे, तो आप समझ नहीं पाओगे कि उस सिम्टम का बैकग्राउंड क्या है। इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका सब पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, एग्जाम में 20 नंबर में आता है। होता क्या है इसका जवाब तो दो, कितने टाइप के होते हैं सोर्सेज? फार्मेसी में भी पढ़े होगे इस चीज को। किसी को नहीं पता? सर ड्रग प्रूविंग, एक तो बुक्स तो हो ही गई और एक प्रूविंग। ठीक है, ड्रग प्रूविंग। बेसिक, तुम्हारा आंसर अपने आप में सही है, पर बेसिक मैं पूछ रहा हूँ, बेसिक 2 डिवीजन होते हैं सोर्सेज के। एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स ड्रग सोर्सेज में। और प्राइमरी सोर्स में ड्रग प्रूविंग आता है, और ड्रग प्रूविंग के पहले एक और चीज आती है प्राइमरी सोर्स में, वो कोई बताएगा क्या होती है? प्राइमरी सोर्स का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है जहां से हम मटीरिया मेडिका बनाने के लिए उठाते हैं चीजें? सोर्सेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, जहां से कोई चीज ओरिजिनेट कर रही है, कि हमारी मटीरिया मेडिका बनी है, हमारी मटीरिया मेडिका के पन्नों पे हम सिम्टम पढ़ रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है कि जहां से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको हम सोर्स कहते हैं। और हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, पता नहीं आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कि सोर्सेस 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस। और प्राइमरी सोर्स में सबसे पहला सोर्स होता है आपका टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेस या रिकॉर्ड्स ऑफ पॉइजनिंग। सेकंड होता है आपका ड्रग प्रूविंग, जो आपने बोला एकदम सही कहा। और तीसरा फिर आता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, जो हम देखते हैं क्लिनिक पे और उसको पीछे में कंफर्म करते जाते हैं ड्रग प्रूविंग को, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेस को। कि पुराने जमाने में हिस्ट्री में नक्स वोमिका पहली बार होम्योपैथिकली नहीं यूज करी गई थी, नक्स वोमिका तो पहले भी यूज करी जा रही थी,
हिस्ट्री में भी नक्स वोमिका यूज करी जाती थी एज अ पॉइजन फॉर किलिंग लोअर एनिमल्स, पॉइजन फॉर होमिसाइडल एंड सुसाइडल बोथ पर्सपेक्टिव। तो नक्स वोमिका तो पहले से यूज करी जा रही है ना, नक्स वोमिका के इफेक्ट्स तो बैकग्राउंड में हिस्ट्री में पहले से देखे जा रहे हैं ना। ड्रग प्रूविंग तो हनीमैन ने बाद में करी, वो होम्योपैथिकली करी, उसमें एक सिम्टम निकल के आए। पर क्या उस ड्रग प्रूविंग में टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट नहीं देते थे हनीमैन? देते थे। और वो ही वैसा ही एक टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम है जो हमारी नक्स वोमिका का जीनियस बनता है, जो हमारी नक्स वोमिका का कीनोट बनता है, जो वो रेड स्ट्रैंड है जिससे बहुत सारे सिम्टम्स जुड़े हुए हैं, जो वो स्ट्रेन है जिस स्ट्रेन के थ्रू सारे सिम्टम्स रन करते हैं नक्स वोमिका। अगर आप ये टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ोगे तो रिकॉर्ड्स ऑफ पॉइजनिंग स्कैटर्ड थ्रू आउट मेडिकल एंड अदर लिटरेचर, मेडिकल लिटरेचर में या अदर लिटरेचर में, अलग अलग प्रकार के लिटरेचर में आपको दिखता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ पॉइजनिंग आप पढ़ते हो नक्स के बारे में। 3 टाइप के होते हैं, एक साइंटिफिक होता है, एक क्रिमिनल पर्पस हो गया, एक एक्सीडेंटल प्रूविंग हो जाती है टॉक्सिकोलॉजिकल। अब आपको जो मैंने आर्टिकल भेजा था उससे कोरिलेट करके इस चीज को बताता हूँ। आपने अभी बताया, मेरे को समझाया कि फास्फोरस में जो मैच फैक्ट्री में काम करते थे सर, उसमें फॉसी जॉ, नेक्रोसिस ऑफ लोअर जॉ हो जाता था, ये बहुत देखा गया उस जमाने में। अब एक बात बताओ, ये जो एलन की नोट्स में नेक्रोसिस ऑफ द लेफ्ट लोअर जॉ लिखा है फास्फोरस में, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या ये ड्रग प्रूविंग में मिला था? क्या हमारी ड्रग प्रूविंग इस एस्पेक्ट तक होती है कि हम नेक्रोसिस करा दें लोअर जॉ का? नो सर। नहीं होती है। ड्रग प्रूविंग कभी भी इतने एंड एस्पेक्ट तक नहीं की जाती है। और ये सिम्टम जो यहाँ लिखा हुआ, इट इज अ प्योर टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ फॉस्फोरस। इट इज नॉट गिवन इन ड्रग प्रूविंग, इट इज गिवन इन द हिस्ट्री। टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेज में आपको जो आर्टिकल भेजा उसमें लिखा है कि फास्फोरस जो मैच फैक्ट्री में काम करते थे, मैच फैक्ट्री में जो मैचेस बनती हैं उसका मेजर एलिमेंट फास्फोरस होता है बनने के लिए। और उस बैकग्राउंड में, उस एनवायरमेंट में जो लोग रहते थे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी नेक्रोसिस ऑफ द लोअर जॉ, फॉसी जॉ जिसको कहते थे। और उसी बैकग्राउंड को, उसी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को, उसी टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स को देखते हुए एलन की नोट्स में आपके लिखा हुआ है नेक्रोसिस ऑफ द लेफ्ट लोअर जॉ। ऐसे ही इसी चीज को समझते हुए अगर आप अपनी एफएमटी की किताब में, सेकंड ईयर के पास सबके पास एफएमटी की किताब होगी, अगर आप एफएमटी की किताब में स्पाइनल पॉइजन में पढ़ेंगे और स्पाइनल पॉइजन में अगर आप नक्स वोमिका के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ स्टिचनिंग मार्क है, वो वहां से देखना पढ़ना स्टार्ट करो। स्टिचनिंग स्टिमुलेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and particularly the anterior horn cells of the spinal cord, causing greatly increased reflex excitability. पहली चीज क्या है? ग्रेटली इंक्रीज रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी, एक्सट्रीम ओवर सेंसिटिवनेस, एक्सट्रीम एक्साइटेबिलिटी, एक्सट्रीम नर्वसनेस पैदा करता है स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करके ये पॉइजन। दूसरी चीज आओ, नॉर्मल इनहिबिशन ऑफ स्प्रेड ऑफ मोटर सेल स्टिमुलेशन is lost so that any slight stimulus such as noise, light or air breeze causes violent reflex generalized muscle spasm. एक्सट्रीम एक्साइटेबिलिटी और एक्सट्रीम स्पाज्म, ओवर सेंसिटिवनेस और एक्सट्रीम स्पाज्म, ये दो मेजर एस्पेक्ट हैं इस स्पाइनल पॉइजन के, नक्स वोमिका के। टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स है नक्स वोमिका का, हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है, हिस्ट्री में पॉइजनस इफेक्ट देखे गए हैं इसके। और यही इफेक्ट अगर आप मटीरिया मेडिका में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, जो कि हम आगे बताएंगे। पर अब मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इसका कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि आपको समझना क्या है यहाँ से। जीनियस डॉक्टर बोगर डिफाइन करते हैं the strain which runs through every pathogenic symptom complex has been called the genius. वो एक ऐसा स्ट्रेन, वो एक ऐसा सिम्टम, वो एक ऐसा जीनियस जिससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिम्टम्स कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो थीम, वो बैकग्राउंड एक है और उसी वजह से अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है। दैट इज सेम गोज थ्रू फॉर कीनोट, इन एंड थ्रू विच एन इंडिविजुअल केस इज एक्सप्रेस्ड। वो एक बैकग्राउंड जिसके थ्रू पूरा केस आप समझ सकते हो, पूरे सिम्टम्स आप समझ सकते हो, पूरी टोटलिटी आप समझ सकते हो। और अगर आप डॉक्टर क्लार्क मटीरिया मेडिका में नक्स वोमिका को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से कनेक्ट करने की कोशिश करना, स्पाज्म इज द फर्स्ट कीनोट ऑफ नक्स एंड सेकंड इज एक्सैजरेटेड सेंसिटिवनेस, both are brought
to the front in the poisoning cases. Both are brought in front in the poisoning cases, is it not? It is not due to drug proving. ड्रग प्रूविंग में भी उसके एस्पेक्ट्स दिखते हैं. ये बेसिक कीनोट जो हमें पहली बार मिला था, ये इसके पॉइजनस इफेक्ट की वजह से मिला था. इसके टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेस, प्राइमरी सोर्स जो पहला पॉइंट है, उसकी वजह से मिला था. एंड द प्रूविंग्स ब्रिंग आउट देयर डेवलपमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स ऑफ द बॉडी. ये जो इफेक्ट है, इसकी प्रूविंग आने की वजह से सारे रीजन को इफेक्ट करता है. The spasm affect all the voluntary muscles of the body and involuntary muscles as well. Esophagus, stomach, intestine, uterus, bladder, rectum, and the spasm and irritability go through the pathogenesis. क्या बोला था डॉक्टर बोगर ने? वो जीनियस वो होता है जो strain which runs through every pathogenic symptom. ये synoptic की लास्ट लाइन है, जाके पढ़ लीजिएगा. और यहीं पर क्लार्क क्या बोल रहा है? ये स्पाज्म, ये इरिटेबिलिटी, ये ओवर सेंसिटिवनेस गो थ्रू द पैथोजेनेसिस ऑफ नक्स वोमिका. ये हर एक एस्पेक्ट नक्स वोमिका के कनेक्ट करता है. ये वो जीनियस है नक्स वोमिका का. अब आगे उसमें अलग अलग प्रकार के एग्जांपल दिए हैं. इरिटेबिलिटी ब्लैडर में होगी तो क्या होगा, रेक्टम में होगी तो क्या होगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होगा. अलग अलग तरीके से कन्वर्जन से रिलेटेड है, अलग अलग तरीके से रिलेटेड है. तो ये डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बनेगा दिमाग में कि हाँ, ये आगे जाके कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आगे जाके मेरा ये यूरिन में इनकॉन्टिनेंस है, आगे जाके मुझे स्टूल में ये दिक्कत है. अच्छा, ये है क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक जीनियस क्या है? स्पाज्म और एक्सेजरेटेड सेंसिटिवनेस. अभी सेंसिटिवनेस से ये आ रहा. अब ये सेंसिटिवनेस स्पाज्म कहां से पता चला? टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेस से पता चला. ऐसी नक्स की पॉइजनिंग में देखा गया था. कनेक्टिंग द डॉट्स. अब यहां पर इसको और कंफर्म करते हैं मटीरियल से. हम नहीं कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बताई हुई चीज नहीं है या मेरी निकाली हुई चीज नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूं जो मैंने पढ़ा. डॉक्टर साइनोप्टिक कीनोट में आपको दिखेगा, नक्स वोमिका में आप देखोगे स्फीयर ऑफ एक्शन है रीजन में पहले दो चीजें क्या लिखी हैं? सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस, नर्व्स, ये सबसे मेजर. और इसके बाद लिखा है डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्टमक, लिवर, बाउल्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. और ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं. इफेक्ट किया आके सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे, नर्व्स पे इफेक्ट किया, नर्व्स के इफेक्ट के बाद डाइजेस्टिव ऑर्गन में आपने पीछे पढ़ा, लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन कराएगा, अदर जाके लिवर में इफेक्ट कराएगा, बाउल्स में इफेक्ट कराएगा. और नक्स में बोला जाता था कि अगर नक्स होती है ना, तो रेस्पिरेटरी वो कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और इंसान की डेथ एक्चुअली होती है रेस्पिरेटरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से एंड में. So these all are interconnected. These all are interconnected with the basic theme, the basic genius of the remedy. That is spasm and oversensitivity. और अगर आप बोलते हो ना याद नहीं होती मटीरिया, समझ में नहीं आती मटीरिया, कैसे याद रखें? बस एक चीज याद रखो, क्या? स्पाज्म, ओवर सेंसिटिवनेस. अब ये स्पाज्म जाके ब्लैडर में हो रहा है तो वहां के सिम्टम याद करो, अपने आप आता चला जाएगा. ये स्पाज्म जाके इधर हो रहा है तो इधर याद करो. ये स्पाज्म अगर रेस्पिरेटरी में हो रहा है तो इधर याद करो. ओवर सेंसिटिवनेस कैसे दिख रही है, इधर याद करो. हर चीज कनेक्ट करते चले जाओगे इस एक दो वर्ड से. ऐसे ही आपको अब इसी चीज को आगे दिखाते हुए कि इसके एस्पेक्ट कहाँ कहाँ आपको दिखते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है कन्वर्जन. नक्स के कन्वर्जन के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस, एलन की नोट्स में आप देखोगे लिखा है कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस. कन्वर्जन में कॉन्शियस होना is not normal. It's very peculiar, it's very strange, it's very rare. कन्वर्जन्स में जनरली कॉन्शियसनेस नहीं रहती है अगर आप कन्वर्जन्स पढ़ेंगे जाके नर्वस सिस्टम में. पर नक्स के केसेस में, और यही ब्रैकेट में स्ट्रिचनिन लिखा है, वो स्ट्रिचनिन कंपाउंड है नक्स के अंदर. दो कंपाउंड मिलते हैं नक्स के अंदर, ब्रूसिया एंड स्ट्रिचनिन. और स्ट्रिचनिन का मेजर इफेक्ट होता है. और स्ट्रिचनिन एक दवाई भी है खुद में जो कंपाउंड से बनती है, नक्स से रिलेटेड, जाके बोरिक में आप पढ़ सकते हैं. उसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स मिलते हैं आपको. और ये एग्रेवेट किससे होते हैं? कन्वर्जन्स आते किससे हैं? एंगर से. कोई भी हाई इमोशन हुआ, कोई एंगर हुआ, आपको पता है नक्स की पर्सनालिटी, आपको बैकग्राउंड पता है, इजिली इरिटेबल, इजिली एंगर्ड हुआ, और इफेक्ट क्या आया? कन्वर्जन. पर्सनालिटी मिली, इफेक्ट कॉज मिला और इफेक्ट मिला, नक्स वोमिका. ये ऐसे कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोटलिटी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है.
ऐसे ही टच, मूविंग, अलग अलग एस्पेक्ट हैं। In the cases of poisoning with nux, the most marked feature is the spasm and convulsion which cause death by arresting respiratory movement. या आपको जो बताया कि डेथ होती है arresting respiratory movement में poisoning में नक्स की। Spasm with tetanic rigidity of nearly all the muscles of the body with interruption of a few minutes during which the muscles were relaxed, the pulse becomes soft and the patient recovered consciousness and speech. The spasms are renewed by slightest touch, though at times it would be immediately ceased when the patient. अब देखो, मैं इसमें इतना पढ़ के बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो बेसिक कन्वर्जन के जब केसेस आप देखते हो ना, तो कन्वर्जन के केसेस में एक बेसिक बैकग्राउंड, एक बेसिक थीम समझने की कोशिश करो। कभी भी कोई कन्वर्जन का केस आपके पास आएगा तो उसमें आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करनी है। एक, कन्वर्जन का पॉजिटिव फैक्टर क्या है, ये कन्वर्जन आ रहा है, ये कन्वर्जन के पीछे इसका कॉज क्या है। अगर वो कॉज एंगर है, अगर वो कॉज कोई एक मेजर इमोशनल इफेक्ट है, अगर वो कॉज टच है, अगर वो कॉज मूविंग है, तो आप एक चीज आपको समझ में आई, एक चीज आपको मिली। अब आगे जाके आप क्या देख रहे हो कि कन्वर्जन में हो क्या रहा है एक्चुअली। कन्वर्जन केम ऑन इन द बिगिनिंग। अब ऑरा की बात होती है कि ऑरा कहां से स्टार्ट होता है कन्वर्जन का, ऑरा कैसे। अब ये आप जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे इसके बारे में, कन्वर्जन के बारे में, तो आपको डीपली समझ में आएगा कि ये ऑरा कन्वर्जन का स्टार्ट कैसे होता है। तो स्टार्ट कैसे होता है, स्लाइट ट्विचिंग इन मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज से स्टार्ट होता है। लोअर एक्सट्रीमिटी से पेशेंट से पूछते हो कैसे हुआ आपको, कब से कैसे स्टार्ट होता है, क्या दिक्कत होती है सबसे पहले आपको, तो बोलेगा नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज, नीचे पैरों में मेरे हल्की सी मसल्स में ऐसा लगता है ट्विचिंग स्टार्ट हो रही है, हल्का सा कुछ इफेक्ट दिखता है मुझे, और फिर अचानक से ये चीज हो जाती है मेरे साथ। अब कन्वर्जन में आप ऑब्जर्व क्या क्या करोगे, रेड फेस, क्लोज्ड आईज, जनरल इफेक्ट वाज टू कॉज ओपिस्टोटोनस, हेड बैकवर्ड कर ले जाएगा, एज द कन्वर्जन केम ऑन द हेड्स वर ड्रॉन बैक, क्लेंचिंग ऑफ टीथ हो जाएगी, इसको ओपिस्टोटोनस बोलते हैं हम, एंड थ्रोइंग बैक ऑफ द हेड। ये सब चीजें अगर आपको मिल रही हैं, कॉज एंगर मिल रहा है, ऐसी चीज मिल रही है, तो नक्स को सोचिए, नफ्स के बारे में सोचिए, उस तरफ दिमाग लगाइए थोड़ा। अब कन्वर्जन के बाद में एक और चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि नक्स के जो ओवर सेंसिटिवनेस है ना, जो ये कीनोट है ओवर सेंसिटिवनेस, इसका बहुत ही प्राइमरी इफेक्ट हमें दिखता है फेंटिंग के। नक्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ओवर सेंसिटिवनेस की वजह से पहला एस्पेक्ट जो उसको दिखाएगी ना, वो फेंट होना है। टेंडेंसी टू फेंट फ्रॉम ओडर्स इन मॉर्निंग, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर एवरी लेबर पेन। कुछ खा लिया, उससे इफेक्ट आया, फेंट कर गई। ज्यादा स्मेल, ओवर सेंसिटिवनेस इतनी है नॉइज से, कोई एक्सट्रीम स्मेल से जो नॉर्मल दूसरों को लोगों के लिए ठीक है, इसको इतनी ज्यादा ओवर सेंसिटिव है, बेहोश हो गई। लेबर पेन हो रहे हैं, लेबर पेन झेल नहीं पाई, एक्सट्रीम हुए, बेहोश हो गई। क्लार्क में आप पढ़ोगे लेबर पेन इज इक्वल टू फेंटिंग, लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके क्लार्क में। इक्वल टू का मतलब होता है कॉजेशन क्लार्क में, कि लेबर पेन का सॉरी फेंटिंग का कॉज क्या है, लेबर पेन। ऐसे ही देयर इज अ टेंडेंसी टू फेंट आफ्टर डायरिक स्टूल्स एंड आफ्टर वॉमिटिंग। दिस टेंडेंसी टू फेंटिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ नक्स सेंसिटिवनेस। अब देखो सिम्टम क्या पढ़ रहे हो तुम, पेंटिंग पढ़ रहे हो, और बैकग्राउंड क्या है, वही जीनियस, वही ओवर सेंसिटिवनेस। सिम्टम क्या पढ़ रहे हो तुम, कन्वर्जन पढ़ रहे हो, अभी कन्वर्जन के बारे में देख रहे हो। बैकग्राउंड क्या है, वही स्पाज्मोटिक कंस्ट्रक्शन, वही नर्वस पे इफेक्ट आना। ऐसे ही अब आते हैं हम जीआई ट्रबल्स पे। जब हम जीआई ट्रबल्स की बात करते हैं नक्स वोमिका के बारे में, तो जीआई ट्रबल्स में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं और जो मैंने देखी हैं और जो मटीरियल में भी बहुत अच्छे से दिखाई जा रही हैं। वो तीन चीजें गैस्ट्रिक ट्रबल्स के साथ हैं। एक है एग्रीवेशन फ्रॉम ईटिंग, खाना खाने से, ओवर ईटिंग करने से, ज्यादा खाना खाने से, या इन जनरल खाना खाने से एग्रीवेट कर जाता है। दूसरी चीज है टेनिस्मस, नेवर डन वाली फीलिंग कि अभी मेरा पेट सही से साफ नहीं है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, ये वाली फीलिंग हमेशा रहना पेशेंट के अंदर। और एम्बुलेशन फ्रॉम एम्बुलेशन फॉर सम टाइम आफ्टर स्टूल। स्टूल क्या, ये टेनिस्मस हुआ, स्टूल आया, थोड़ा सा थोड़ी देर के आराम मिला, फिर यही चीज, ढंग से पास नहीं हुआ, ढंग से पास नहीं हुआ, फिर करा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा पास हुआ, फिर यही चीज, ढंग से पास नहीं हुआ, अभी रह गया, अभी थोड़ा सा रह गया। ये बेसिक तीन चीजें मिलती ही मिलती कि ईटिंग के बाद दिक्कत आई,
क्या ही ढंग से स्टूल पास नहीं हो रहा है। टेनेसमस नेवर डन फीलिंग की है कि ये थोड़ा सा करता हूँ फिर आराम मिलता है, फिर होने लगता है, फिर थोड़ा सा करता हूँ फिर आराम होता है, फिर करने लगता हूँ, ये चीज मिलती रहेगी आपको। इसी को एलन की नोट्स में अगर आप एग्रेवेशन खोलेंगे नक्स वोमिका का तो उसमें लिखा है ईटिंग और ओवर ईटिंग, वहां पर मेंशन्ड है ये चीज जनरलिटी में एग्रेवेशन में। ऐसे ही स्टमक में अगर आप बोरिक मटीरिया मेडिका में जाएंगे तो इसमें यहाँ पर देखिए हर चीज के बाद सार टेस्ट एंड नोजिया इन द मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग, वेट एंड पेन इन स्टमक, वर्स ईटिंग सम टाइम आफ्टर। आगे देखिए फ्लैटुलेंस, पायरोसिस, सावर, ये अलग अलग सिम्टम है। एपिगैस्ट्रम ब्लोटेड विद प्रेशर एज ऑफ अ स्टोन सेवरल आवर्स आफ्टर ईटिंग। तो हर चीज इसकी हो रही है क्या, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग। एग्रेवेशन फ्रॉम ईटिंग इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन नक्स जीआई ट्रबल्स, ये याद रखिए आप। अब आते हैं टेनिसमस के एस्पेक्ट पे, या ये जो टेनिसमस के साथ हमने एम्बुलेशन फ्रॉम स्टूल देखा थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। एलन की नोट्स में इसको कैसे लिखा हुआ है, सेंसेशन एज इफ नॉट फिनिश्ड, ऐसा लगा कि अभी ढंग से स्टूल पास नहीं हुआ। कॉन्स्टिपेशन विद फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर पासिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीसिस, डिजायर हुआ, थोड़ी सी क्वांटिटी पास हुई, फिर लगा अभी ढंग से पास नहीं हुआ, थोड़ी देर के आराम मिला और फिर यही फीलिंग आने लगी। ये साइकिल है, ये साइकिल चलती रहती है नक्स में। ऐसे ही और क्या लिखा है, एम्बुलेशन फॉर अ टाइम आफ्टर स्टूल, ये लिखा हुआ है आपकी एलन की नोट्स में ही। अब स्टूल में आ जाइए बोरिक मटीरिया मेडिका में, फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल अर्जिंग, फीलिंग एज इफ पार्ट रिमेन अनएक्सपेल्ड, फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिजायर, पासिंग बट स्मॉल क्वांटिटीज एट ईच अटेम्प्ट, और स्टूल रिलीज पेन फॉर अ टाइम। अब ये टेनिसमस हर जगह देखो कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इटैलिक्स में ये सारी बोरिक जो सिम्टम दिखा रहा हूँ ये इटैलिक सिम्टम है, और इटैलिक सिम्टम बोरिक है। एक जनरल एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ कि एग्रेवेशन ईटिंग है, टेनिसमस है ही है, हर चीज में मिल रहा है। और बोरिक ने एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है बीच में जिसको लोग जनरली ध्यान नहीं देंगे। एब्सेंस ऑफ ऑल डिजायर फॉर डेफिकेशन इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। जनरली कॉन्स्टिपेशन में इंसान होता है कि आ ही नहीं रही है, स्टूल आता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, 4 दिन से नहीं हो रहा, 3 दिन से नहीं हो रहा, लगता ही नहीं है, जाने का मन ही नहीं करता, आते ही नहीं है। नक्स ऐसा नहीं होगा, नक्स को आएगी, थोड़ी सी होगी, लगेगा उसको अभी कंप्लीटली नहीं हुई है, थोड़ी देर के आराम मिलेगा स्टूल के बाद, और फिर से होगा यही चीज, फिर आएगी, फिर थोड़ी सी होगी, फिर थोड़ी देर के आराम मिलेगा और फिर होगा। यहाँ आ नहीं रही है ऐसा नहीं है, इनएक्टिव और नो डिजायर मिलेगा तो ये ब्राइनिया में, ओपियम में, सल्फर में लिखा हुआ है ऊपर देखो ब्रैकेट में, इनएक्टिव और नो डिजायर इन 3 रेमेडी में मिलेगा आपको, ब्राइनिया में खासकर। और यहाँ पर बोरिक आपको साफ साफ कह रहा है कि अगर एब्सेंस है, अगर आपको ऐसा पेशेंट मिल रहा है जिसमें बोल रहा है मुझे लग ही नहीं रही है, मुझे आ ही नहीं रही है, मुझे आने का सेंसेशन ही नहीं हो रहा है, नो डिजायर, तो ये जो है ना ये नक्स नहीं हो सकता। एब्सेंस ऑफ ऑल डिजायर वाला पेशेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो नक्स की तरफ मत सोचिए, तब आप इतना तक कह दिया है बोरिक। इसी को समझाते हुए डॉक्टर कार्ल डिनम ने बहुत अच्छा समझाया नक्स और ब्राइनिया के कंपैरिजन में, ये होता क्यों है, हो तो रहा है पर ये हो क्यों रहा है। नक्स वोमिका में ये होता है क्योंकि उसमें इररेगुलर पेरिस्टाल्टिक एक्शन होता है जो टेनिसमस कॉज करता है। अब आप एक जनरल समझिए, आप लोग जीआई सिस्टम थोड़ा पढ़े होंगे, जनरली हमारी स्टूल पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक एक्शन, आप सबको पता है। पेरिस्टाल्सिस वो एक्शन होता है जिसकी वजह से फूड वो इंटेस्टाइन में मूव करता है और डेफिकेशन में हेल्प करता है, एक जनरल फिजियोलॉजी आपको सबको पता है। नक्स में उसके स्पाज्मोटिक कैरेक्टर की वजह से, उसके वो बैकग्राउंड की वजह से इररेगुलर पेरिस्टाल्टिक एक्शन हो जाता है। वो बैकग्राउंड वही है, जीनियस वही है, स्पाज्मोटिक एक्शन इफेक्ट किया जीआई ट्रैक्ट पे, इफेक्ट किया इंटेस्टाइन पे, क्या करा रहा है, इररेगुलर पेरिस्टाल्टिक एक्शन करा रहा है। थोड़ी देर पेरिस्टाल्टिक एक्शन हुआ, थोड़ा सा स्टूल हुआ, पास हुआ, हल्का सा आराम मिला, फिर स्टेबल, फिर पेरिस्टाल्टिक एक्शन रुक गया, फिर थोड़ी देर पेरिस्टाल्टिक एक्शन हुआ, फिर थोड़ा सा फूड मूव किया, थोड़ा सा डेफिकेट किया, थोड़ी देर के आराम मिला, फिर वही, ये इंटरमिटेंटली ये चलता रहता है, चलता रहता है, और इस वजह से ये टेनिसमस वाली चीज आती है। ऐसे ही जब आप ब्राइनिया में आओगे, ब्राइनिया में लैक ऑफ सिक्रीशन है इंटेस्टाइन में, वो सिक्रीशन जो जरूरी है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड के डेफिकेशन के लिए, फूड को डाइजेस्ट करेगा, वो डेफिकेट कराएगा,
वो इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस ही नहीं है, लैक है उनका, और इसकी वजह से ना डिजायर है, और जो स्टूल हो भी रहा है वो इतना हार्ड, इतना ड्राई काइंड ऑफ स्टूल है, क्योंकि सिक्रीशंस नहीं है। ऐसे आप डिफरेंशिएट करोगे, कार्ल डेनम ने बोला है, कॉन्स्टिपेशन में नक्स और ब्राइनिया। और आपको पता है कि टेनिसमस नहीं है तो इट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर नक्स, वो कह गए हैं वहां पर। इन्हीं कुछ के बारे में आज हम पढ़ने आए थे, और इसी में डॉक्टर क्लार्क का एक रिमार्क है। जनरली जो हम बोलते हैं ना, नक्स को अगर आप ईबी नैश से भी पढ़ोगे तो डाइजेशन रेमेडीज के क्लासिफिकेशन में सबसे पहली रेमेडी है ईबी नैश की नक्स। उन्होंने ABCD करके रेमेडीज नहीं लिखी हैं, और उसमें डाइजेशन रेमेडी के डिमार्केशन में नक्स को डाला हुआ है। नक्स इज वेरी फार फ्रॉम बीइंग अ पेनेशिया फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड हेमरॉइड्स। वो ऐसा नहीं है, कोई नक्स पेनेशिया नहीं। पेनेशिया मींस एकदम ठीक कर देगा, कुछ भी हो, कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो, कैसा भी हेमरॉइड हो, नक्स ठीक कर देगा, दे दो नक्स, ऐसा नहीं है। बट its indication are perfectly clear, and when they are present it will not disappoint the prescriber. पेनेशिया नहीं है, लेकिन अगर इंडिकेशन मिल रहे हैं और नक्स दे रहे हो ना, तो डिसअपॉइंट नहीं करेगा तुम्हें कभी जिंदगी, बशर्ते वो इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं। ये चीज याद रखिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे नक्स के बारे में।